जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत को जो आज सत्संग सुनने के लिए आई है उन सबको भी मेरा नमस्कार। गुरु जी के बारे में जो गुरु जी से कनेक्टेड है वो फील कर सकते हैं कि गुरु जी क्या है। मेरे लिए मेरे गुरु जी मेरे सब कुछ हैं, मेरी पूरी लाइफ है गुरु जी। मैं गुरु जी के बिना एक पल भी नहीं सोच पाती, पता नहीं क्या होता अगर मुझे गुरु जी ने अपनी शरण में नहीं लिया होता। गुरु जी महाशिव हैं, गुरु जी भगवान है। गुरु जी एक ऐसी लेवल है लाइफ का कि उनसे ऊपर कुछ कुछ भी नहीं है। गुरु जी इज द स्टार्टिंग, गुरु जी इज द एंड ऑफ माई लाइफ। और मुझे लगता है शायद हर किसी की जिंदगी के लिए मुझे गुरु जी से जुड़े हुए पता नहीं मैं कब से जुड़ी हूँ, गुरु जी ने मुझ पे कब से मेहर की है। बट इस जन्म में मैं मंदिर गुरु जी के पास 2014 में आई थी। मैं अपनी जर्नी को स्टार्टिंग से बताना चाहूंगी। 2014 में मुझे एक आंटी पहली बार गुरु जी के बड़े मंदिर लेके आई थी। जब वो रास्ते में मुझे ला रही थी तो उन्होंने मुझे गुरु जी के बारे में कई सत्संग शेयर किए थे। वो फर्स्ट टाइम था जब मैंने गुरु जी के सत्संग सुने थे। उन्होंने बताया था कि गुरु जी महाशिव हैं और गुरु जी कुछ भी कर सकते हैं, गुरु जी के लिए कोई बीमारी कुछ नहीं है, गुरु जी लंगर प्रसाद से हील करते हैं। और उन्होंने मुझे कई बातें बताई थी कि बड़े मंदिर में ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं। चमत्कार मुझे नहीं बोलना चाहिए, बट उनके जो वर्ड्स थे कि ऐसा कुछ हो जाता है कि गुरुजी ब्लेसिंग्स देने के उनके अलग अलग तरीके हैं कि संगत जब जाती है तो किसी संगत को गुरुजी 2 चाय प्रसाद देते हैं, किसी को समोसा प्रसाद देते हैं एक्स्ट्रा, या कोई संगत आपको आके आपके बारे में कुछ बोल जाती है, या गुरुजी किसी के थ्रू आपका सत्संग शेयर करा देते हैं। तो ये सारी बातें जब मैंने फर्स्ट टाइम 2014 में गुरुजी के बारे में सुनी थी तो मैं शिव जी की बचपन से भक्त रही हूँ। मैंने शिव जी को हमेशा अपना पापा माना है और मैंने उनको बोला भी सिर्फ पापा ही है। तो जब मैंने गुरु जी के बारे में ये सुना था कि गुरु जी महाशिव हैं तो मुझे थोड़ा बुरा लगा था, क्योंकि मैं तब गुरु जी से कनेक्टेड नहीं थी और मुझे ये लगा कि किसी भी गुरु को भगवान का दर्जा कैसे मिल सकता है, और वो भी शिव जी का, महाशिव जी। मुझे बुरा लगा और मैंने एंटर करने से पहले बड़े मंदिर में मैंने गुरु जी को चैलेंज किया था कि गुरु जी अगर आप सच में मेरे पापा हो, क्योंकि शिव जी को तो मैंने बचपन से पापा माना है और मेरे साथ अनगिनत सत्संग गुरु जी से जुड़ने से पहले भी शिव जी के साथ हुए हैं। अब मुझे समझ आता है वो मेरे सत्संग थे कि मैं मंदिर में जाके जब कुछ प्रे करती थी तो वो इंस्टेंटली मुझे मिलता था, मुझे उसका जवाब मिलता था या मेरे को रास्ता मिलता था। तो जब गुरुजी से मैं फर्स्ट टाइम बड़े मंदिर गई, मैंने गुरुजी को बोला कि अगर आप मेरे पापा हो तो आप मुझे बताओ, मुझे कुछ इंडिकेशन दो कि मुझे समझ आए। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या बोल रही हूँ और मुझे गुरुजी से ये सब नहीं बोलना चाहिए, बट गुरुजी तो बिल्कुल दयालु हैं। मैं मंदिर में गई और तब तक मुझे आंटी ने बताया था कि गुरुजी की मन में आवाज आती है, ये होता है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, बट मैं जैसे ही अपने फर्स्ट दर्शन समाधि में गई तो मुझे उस दिन समाधि में अखंड ज्योत गुरुजी की बाहर रखी थी, गुरुजी की समाधि के बिल्कुल पास। मुझे एकदम से मन में आवाज आई कि झुक और आशीर्वाद ले ले। मैंने वही किया, मैं झुकी और मैंने आशीर्वाद लिया और मैंने अखंड ज्योत को टच किया। और वो उस दिन किसी वेसल में भी नहीं थी, गुरुजी की अखंड ज्योत बिल्कुल ज्योत प्रॉपर बाहर रखी हुई थी। आंटियों ने मुझे चिल्लाना शुरू किया, आंटी आपने ये क्या किया, टच करना अलाउड नहीं है, ये नहीं वो नहीं। मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं बाहर आ गई और मैं पूरे मंदिर में यही सोचती रही कि मुझे 2 समोसा प्रसाद शायद आज मिल जाए, शायद मुझे 2 चाय प्रसाद मिले, जो मुझे समझ आए कि गुरुजी मेरे पापा हैं। क्योंकि ये मेरे मन की फीलिंग है कि मैं शिव जी को अपना पापा मानती हूँ, ये किसी को पता नहीं है। और अगर इतनी बड़ी बात किसी ने बोली है तो मुझे पता चलना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ संगत जी, मैंने नॉर्मल दर्शन किए, मुझे 1 समोसा प्रसाद मिला, 1 चाय प्रसाद मिला और मैं वापस मंदिर से बाहर आ गई। मंदिर से बाहर आके मैंने गुरुजी को सिर्फ इतना बोला कि अच्छा लगा मंदिर में आके, और मैं नेक्स्ट टाइम तो शायद नहीं आ पाऊंगी अब, क्योंकि मुझे कुछ फील नहीं आया। और बस मैंने उनको इतना बोला था कि बार बार सब लोग आपको महाशिव जी बोलते हैं, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। और मैं वहां से निकली। मैं जैसी मंदिर से निकली तो जहाँ पे पार्किंग लॉट है वहां पे मैंने देखा उस टाइम पे 2014 में वो गुरु पूर्णिमा से एक दिन का बात का डे था।
तो बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। मेरे साथ जो आंटी गए थे, मैंने उनसे पूछा कि ये लंबी लाइन किस चीज की है, यहाँ क्या कुछ भंडारा बट रहा है क्या? क्योंकि हमने जनरली यही देखा था, जब लाइन लगती है तो वो भंडारा ही बटता है। तो मैंने आंटी से पूछा तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आंटी, यहाँ स्वरूप बटते हैं और आपको ना लाइन में लगना पड़ेगा। वो लाइन इतनी लंबी थी कि मुझे वो अट्रैक्ट किया। मैंने कहा मैं इस लंबी लाइन में लगूंगी, मुझे देखना है लोग क्या लेने के लिए इतना खड़े हुए हैं। संगत जी, आप बिलीव करेंगे, मैं वो लाइन में जैसे ही लगी, इतनी मारपीट वहां पे होने लगी कि मुझे भी धक्का पड़ा और मैं उस लाइन से बाहर आ गई। मैं फिर कोशिश की, मैं फिर लाइन से बाहर आ गई और मैंने दूर से खड़े होकर बोला कि ये मैंने कहीं नहीं देखा है। गुरुजी को मन में बोला कि ये आपके यहाँ क्या हो रहा है, ये तो मैं नहीं समझ सकती। और उसी वक्त एक अंकल आए और उन्होंने बहुत जोर से चिल्लाया संगत को कि ये इतने आप कैसे मैनर्स पे नहीं खड़े हैं, और ये और वो, और आज कोई स्वरूप नहीं बांटे जाएंगे, आज सारी संगत को हम बहुत अपसेट हैं, बड़े मंदिर में कभी ऐसा नहीं होता। ये सब अंकल बहुत ज्यादा गुस्से में संगत से चिल्लाने लगे, डांटने लगे। और अंकल ने मना कर दिया कि यहाँ कोई स्वरूप नहीं बटे जाएंगे, सब लोग घर जाइए। जैसे मैं क्रॉस हो रही थी, मैंने उन अंकल को बस जय गुरुजी बोला तो उन अंकल ने मुझे रोक लिया और उन्होंने मुझे बोला आंटी कितों आई है? तो मैंने कहा कि अंकल मैं ग्वालियर से आई। तो अंकल ने कहा कि पहली बार आई हैं? मैंने कहा जी अंकल पहली बार आई। तो साइड में खड़ी हो जा। मुझे पंजाबी नहीं आती, आई एम सो सॉरी, और मैं बोल भी नहीं पाती अच्छे से। सो मुझे उस समय याद रिकॉल है जो अंकल ने कहा था। मैं साइड में खड़ी हो गई। मैं साइड में खड़ी गई संगत जी, मुझे 15 मिनट हो गए खड़े होते होते, और बहुत सारी संगत थी वहां पे, झुंड बना के सब लोग खड़े हुए थे। तो अंकल उन सबको हटाने में ही लगे हुए थे। तो अब मैंने अंकल को बोला अंकल मुझे जाना है घर, मैं वेट कर रही हूँ। मेरे साथ बहुत सारी फ्रेंड्स भी आए थे और संगत थी मेरे साथ। तो मैंने कहा अंकल मुझे घर जाना है। तो अंकल ने कहा कि नहीं नहीं आंटी आप वेट करो, अभी आप घर नहीं जाना। संगत जी यू वोंट बिलीव, आधा घंटा हो गया था मुझे खड़े खड़े। मैं अंकल के पास गई और मैंने अंकल को झूठ बोला कि अंकल मैं नेक्स्ट मंडे आ जाऊंगी, मुझे अभी जाना है, जबकि मुझे 2 दिन बाद वापस ग्वालियर जाना था। मैं ग्वालियर से ही हूँ और मुझे ग्वालियर वापस जाना था 2 दिन बाद। तो मैंने अंकल से झूठ बोला कि मैं नेक्स्ट मंडे आऊंगी। अंकल ने मुझे मना कर दिया कि नहीं नहीं आंटी आप मत जाइए, आप साइड में खड़े हो जाइए। तो जो आंटी मुझे अपने साथ लेके आए थे उन्होंने कहा कि बेटा ऐसे यहाँ से नहीं जाते, गुरुजी की परमिशन नहीं मिल रही है आपको, तो मैं आपके साथ खड़ी रहती हूँ। मेरे साथ जितने भी फ्रेंड्स और फैमिली आए थे वो सब वापस घर चले गए। वो आंटी मेरे साथ खड़े रहे वहां पे जो मुझे लेके गए थे। टाइम बीतता गया 1.5 घंटा गुरुजी ने मुझे अपने द्वार के बाहर खड़ा रखा। गुरुजी मुझे पता नहीं क्या, तो जो स्वरूप मुझे दिया था अंकल ने वो वही स्वरूप है जो अभी हम लोग अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। ये व्हाइट चोले वाला पीछे मुझे पूरा फ्रेम स्वरूप मंदिर से मिला। आंटी ने मुझे बोला कि आंटी आपको पता नहीं है आपको क्या ब्लेसिंग्स मिल रही है, आप ये स्वरूप ले लो। मैंने वो स्वरूप अपने पास लिया, मैंने उसे विद रिस्पेक्ट लिया कि ठीक है गुरुजी हैं, क्योंकि पेरेंट्स ने हमेशा सिखाया था कि गुरु किसी के भी हों उनकी पूरी इज्जत करनी चाहिए। तब तक मैंने उनको अपना नहीं माना था। मैंने वो स्वरूप लिया, गुरुजी मेरे साथ मेरे घर तक गए। हम लोग 2 दिन बाद बाय कार मैं गुरुजी के स्वरूप को ग्वालियर पे ले आई। गुरुजी मेरे घर आ चुके थे और मेरा गुरुजी से कोई कनेक्शन नहीं था। महीने बीतते गए। मेरा गुरुजी अपने जिस स्थान पे बैठे थे वो बिल्कुल गेट के पास था, तो आते जाते मेरे गुरुजी के दर्शन हो जाते थे और मैं बस हाय हेलो करती हुई गुरुजी को निकलती थी। क्योंकि मैंने सुन इतना लिया था एक ही बार एक ही आंटी से कि मैंने उसके बाद कभी गुरुजी के बारे में सर्च नहीं किया, ना ही मैंने कोई गूगल किया, ना ही कभी मैंने यूट्यूब पे कोई सत्संग सुने। मुझे उनका मंत्र जाप भी नहीं आता था गुरुजी का, क्योंकि मैं इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं थी। वक्त बीतता गया, मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रेस आता गया। गुरुजी मेरे पास थे और मैं दुनिया में भटक रही थी। मैं पंडितों के पास जा रही थी, मैं टैरो रीडर्स के पास जा रही थी, मैं इतनी परेशान हो गई थी उस टाइम लाइफ में कि मैं हर जगह भटक रही थी, बीइंग गुरुजी एट माय होम। तो मैंने हर जगह हाथ पैर मार लिए थे संगत जी, और मेरा कहीं काम नहीं बन रहा था, कहीं मतलब कहीं भी नहीं। मेरी लाइफ की बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो गई थी, इतनी स्ट्रेसफुल कि मेरे घर वालों ने मुझ पे ब्लेम लगाना शुरू कर दिए थे कि मैं अपने किसी फैमिली मेंबर पे शक कर रही हूँ गलत। कुछ ऐसा हो रहा था कि मुझे मेरी फैमिली मेंबर पे शक होने लगा था कि वो कुछ गलत करने की सोच रहे हैं। तो मेरे घर वालों ने, इतनी बड़ी बात हो गई थी कि उन्होंने मुझ पे हाथ भी उठा दिया था, वन ऑफ माई आंट। तो अब मैं इतनी स्ट्रेस में थी, मैंने गुरुजी से, फिर मैं पता नहीं क्या हुआ, गुरुजी घर पे थे, मैंने एक बार गुरुजी से बोला कि अगर आप सच में हो यहाँ पे तो मुझे दिखाओ। उसी टाइम मुझे गुरुजी के एक सत्संग का इनविटेशन आया दिल्ली से। गुरुजी की एक ओल्ड संगत है,
तो मुझे पता चला कि उनके घर सत्संग है और वो मेरे फार ऑफ रिलेटिव्स भी हैं, लेकिन मेरी कभी डायरेक्टली उनसे बात नहीं होती थी। उनके घर किसी की शादी थी तो उन्होंने गुरुजी का सत्संग किया था। वो लाइफ का मेरा फर्स्ट सत्संग था जो मैंने अटेंड किया था। मैं उनके सत्संग में गई क्योंकि मैं इतनी ज्यादा डिस्टर्ब थी, मैं उस सत्संग में बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही थी। और सत्संग स्टार्ट होने से लेके एंड तक मैंने गुरुजी के स्वरूप को देख के सिर्फ एक ही बात बोली, गुरुजी मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। आपको पता है ना मुझे आपसे अकेले में बात करनी है, मैं इतनी डिस्टर्ब हूँ, मैं किससे बात करूं और मुझे नहीं पता आप मुझसे कैसे बात करेंगे, बट मुझे आपसे अकेले में बात करनी है, मुझे अपनी फीलिंग्स शेयर करनी है। मैं बार बार गुरुजी से एक ही बात बोलती जा रही थी। जैसे ही सत्संग ओवर हुआ और मंत्र जब शुरू हुआ, मुझे एकदम से रियलाइज हुआ कि मैं कितनी बेवकूफ हूँ, मैं स्वरूप से बात कर रही हूँ और मैं गुरुजी को स्वरूप में कह रही हूँ कि मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। भाई फोटो में कोई कैसे अकेले में बात करेगा। फिर भी मैंने विद ड्यू रिस्पेक्ट उनको बोला कि आप सब जानते हो मैं परेशान हूँ, ये हूँ वो हूँ, और आप देख लेना कि अगर मेरी लाइफ में आप कुछ कर पाओ तो आप देख लेना, बाकी कहीं से कुछ हो तो रहा है नहीं। मेरे पास कुछ प्रूफ नहीं मिल पा रहा है कि मैं अपने उस फैमिली मेंबर को बता पाऊं कि आप गलत रास्ते पे हो। और पूरी फैमिली मुझ पे शक कर रही थी और मुझे गलत बोलती थी और सबको लिटरली इतना ज्यादा टॉर्चर होने लगा था फैमिली में कि मेरे लिए बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन थी। तो सत्संग ऐसे था संगत जी की, सत्संग था 14 फ्लोर पे और हमारा लंगर प्रसाद था 13 फ्लोर पे। हम सब सत्संग करते हैं, हमें सबको पता है कि हम जहाँ सत्संग करते हैं वो जगह को हम कभी खाली नहीं छोड़ते जब तक जोत जलती है या फिर वहां पे कोई ना कोई रहता है, व्हाटएवर। हम 13 फ्लोर पे संगत चले गए लंगर प्रसाद करने के लिए। जैसे ही मैंने अपनी लंगर प्रसाद की प्लेट उठाई, एक अंकल पीछे से आए और मुझे बोलते हैं, आंटी गुरुजी ऊपर अकेले बैठे हैं और आपको बुला रहे हैं। मुझे समझ नहीं आया, मैंने पीछे पलट के भी नहीं देखा, मैंने अपनी प्लेट वहीं रखी जो मैंने हाथ में पकड़ी थी और मैं भागी। मैं जब 14 फ्लोर में भागी संगत जी, यू वोंट बिलीव, पूरा 14 फ्लोर का वो फ्लैट खाली था। मैंने लेफ्ट देखा, राइट देखा, सेंटर देखा, बैक देखा, नोबडी वाज देयर और राइट इन फ्रंट ऑफ मी मेरे गुरुजी बैठे हुए थे। इट वाज ओनली गुरुजी एंड मी एंड नोबडी एल्स। मुझे गूज़बम्स आने लगे, मुझे आज भी गूज़बम्स आते हैं ये सोच के कि वो मोमेंट मेरा कैसा था। और मैं चलती जा रही हूँ और मेरे आंखों से आंसू आते जा रहे थे और मैं बैठी, मुझे ये लगा कि कोई ये ना सोचे कि मैं किसी के घर अकेले घर में क्या कर रही हूँ। बट संगत जी जब तक मैं उस घर में थी तब तक गुरुजी और मैं ही थे और कोई नहीं था, मुझे कोई बुलाने नहीं आया। और वहां मुझे रियलाइज हुआ कि गुरुजी आप सब सुनते हैं, आप सब सुनते हैं, आप यही हैं, आप इसी स्वरूप में हैं, आप साक्षात हैं। और उस दिन मुझे पता चला कि मुझे भगवान मिल गया है। मैंने गुरुजी से उसी समय माथा टेक के बोला कि मेरी इच्छा अगर पूरी नहीं भी हुई मुझे उस बात का बिल्कुल अफसोस नहीं है, बट आई एम रियली हैप्पी कि मुझे भगवान मिल गए हैं। मैंने जो सुना था वो सब सच है आपके बारे में कि आप स्वरूप में साक्षात हैं, आप सब संगत की बात सुनते हैं, आप यहीं बैठे हैं। संगत जी मैंने उस समय हिम्मत करके गुरुजी को अपनी मन की बात बताई और उनसे थैंक यू बोला। मुझे बहुत प्यार आ रहा था उस समय उनपे। मेरे अंदर कुछ 3-4 महीने से ऐसा लग रहा था कि कुछ अटका हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रहा था, बहुत हैवीनेस फील हो रही थी। उसी वक्त मेरे हाथ में टिश्यू पेपर रह गया था तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे वॉमिट आ रही है। गुरुजी के सामने बैठे ही मुझे हल्का सा मेरे मुंह से कुछ बाहर आया, मैंने वो टिश्यू पेपर में लिया और मुझे उसी वक्त एक आवाज आई कि इसको बाहर फेंक के जाए और पलट के ना देखी। मैंने जी गुरुजी बोला, माथा टेका, मैं वैसे ही वापस नीचे आ गई 13 फ्लोर पे और अपना लंगर प्रसाद किया, मैं घर आ गई। संगत जी वो मैं घर आई 2 दिन बाद और मैंने उठ के गुरुजी से ये प्रे किया कि गुरुजी एटलीस्ट मुझे मेरा इतना जानने का तो हक है कि मैं जो सोच रही हूँ वो सही है कि नहीं, कि मुझे जिस पे शक हो रहा है कि वो एक्चुअली में हमारे घर में कुछ करने वाला है या कुछ कर रहा है हमारे साथ। तो आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, मैं 10 बजे गुरुजी से ये प्रे किया है और 11:30 बजे मेरे हाथों में सारे प्रूफ थे। मेरे हाथों में गुरुजी ने 11:30 बजे विद इन 1.5 आवर सारे प्रूफ दे दिए थे कि वो जिसके बारे में मैं सोच रही थी मैं सही थी। और मैंने अपनी पूरी फैमिली को दिखाया कि आई वॉज नॉट रॉन्ग। इतने महीने मेरे घर में ही कॉन्स्पिरेसी हो रही थी और मेरी फैमिली मुझे गलत समझ रही थी। गुरुजी ने मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट मुझे दिलाया। सब लोग एम्बैरेस हो गए, जिन आंटी ने मेरे पे हाथ उठाया था उनको खुद अपनी गलती का एहसास हुआ। अगर गुरुजी मेरे साथ नहीं होते तो मुझे
कोई नहीं समझ पाता, मैं किसी को वो नहीं दिखा पाती कि मेरे साथ लाइफ में क्या हो रहा है। वहां से मेरा गुरुजी से एक कनेक्शन जो स्टार्ट हुआ, मुझे रियलाइज हुआ कि गुरुजी क्या है, गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं। बट बहुत ज्यादा डेप्थ में मैं नहीं जा रही थी उस समय, बस ये था कि गुरुजी मुझे मिलते हैं। मेरी लाइफ चलती गई। मेरा पहले कपड़ों का काम था, तो मैं ऐसी दिल्ली में मार्केट में घूम रही थी, तो एक शॉप पे मैं गई, वहां पे एक अंकल ने मुझे गुरुजी का ब्रेसलेट दिया, और वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था जब उन्होंने मुझे ब्रेसलेट दिया। ये मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो जैसे ही उन्होंने मुझे अपना ब्रेसलेट दिया, ये 2016 की बात है, मैंने वो ब्रेसलेट को अपने पर्स में रख लिया, मैंने उसे पहना नहीं, और मैं घर चली गई। और घर जाने के बाद मैं अपने रिलेटिव्स के यहाँ स्टे की हुई थी दिल्ली में, तो मैं जब वहां गई तो मुझे किसी काम से निकलना था। तो कुछ ये हुआ कि जब मैं उस काम से निकली घर से, तो मुझे आधे रास्ते से वापस आना पड़ा। मेरा वो काम नहीं हुआ, इतना ट्रैफिक था कि मैं आगे जा ही नहीं पाई, एंड इट वाज अ रियली अर्जेंट वर्क। मेरे साथ मेरे कजिन्स भी थे, उन्होंने बोला कि हमें इस टाइम पे इस जगह पे पहुंचना ही है, वी हैव टू डू दिस वर्क, बट वो हो नहीं पाया। मुझे मन में ये आया कि शायद गुरुजी वांट्स कि मैं वो ब्रेसलेट पहनूं नाउ, बिकॉज मुझे वो मिल चुका है, तो मुझे अब उनको पहनना चाहिए। इस मे बी आफ्टर दैट मुझे रुकावट ही नहीं आएगी, ये मुझे मन में बात आई। मैंने घर आके वो ब्रेसलेट पहना, और आधे घंटे बाद हम फिर निकले, एंड वी वर एट आवर डेस्टिनेशन ऑन टाइम, और जो हमारा काम था, हमारा काम भी प्रॉपर तरीके से हो गया। तो मुझे उससे पॉजिटिविटी आई, तो मैंने वो ब्रेसलेट अपने हाथ में पहना हुआ था। 3-4 दिन बाद व्हेन आई केम बैक टू ग्वालियर, मैं, मेरा ब्रदर, मेरी सिस्टर इन लॉ, और हम लोग 2-3 फ्रेंड्स और थे, हम लोग डिनर पे गए। जनरली क्या होता है, व्हेन वी गो आउट फॉर डिनर, हम लोग 12:30-1 बजे से पहले वापस, नॉर्मल टाइम होता है यंगस्टर्स का, हम भी उसी टाइम पे आते हैं, 1 बज ही जाता था। बट उस दिन पता नहीं क्या हुआ, गुरुजी की कुछ महिमा ऐसी थी कि हम लोग 11:30 बजे घर आ गए, एंड देन आई वेंट आउट विद माई फ्रेंड्स कि मैं थोड़ी देर राउंड लगा के आती। मेरे भैया और भाभी घर पहुंचे, जैसे ही वो लोग 11:30 बजे घर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि मेरी मॉम की बहुत तबीयत खराब, उनको बहुत पेन हो रहा था, उनको चेस्ट में पेन हो रहा था, उनको खांसी आ रही थी, उनको समझ नहीं आ रहा था, और वो पिछले 1 घंटे से पेन में थी, और वो इतनी मेजर पेन में थी कि उन्होंने किसी को नहीं बुलाया था। ऊपर मेरे रिलेटिव्स रहते हैं, हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो उन्होंने मेरी भाभी को और इन लोगों को फोन किया, उन लोगों ने बोला डॉक्टर के पास चलो, सिर्फ फोन पे बात हुई, को नीचे नहीं उतर के आया, क्योंकि शायद उनको लगा नहीं कि इतना सीरियस है। बट जब मेरा ब्रदर घर आया, तो उसे रियलाइज हुआ कि मम्मी 1 घंटे से मेजर पेन है। उसने मुझे फोन किया कि मम्मी मान नहीं रही है डॉक्टर के पास जाने के लिए, तू घर आ जा। मैं घर आई, मेरे हाथ में ब्रेसलेट था, मैंने सबसे पहले वो ब्रेसलेट अपनी मॉम को पहनाया, और फिर हम मॉम को डॉक्टर के पास ले गए। मम्मा ने जैसे ही वो ब्रेसलेट पहना, उन्होंने अपनी चेस्ट पे रखा, तो उनको थोड़ा रिलीफ मिलने लगा। तो फॉर इंस्टेंट मॉम को लगा कि शायद ये गैस्ट्रिक पेन है या कुछ है, क्योंकि उनको एकदम रिलीफ मिला, उन्होंने बोला कि मुझे रिलीफ मिल रहा है। और हम लोग हार्ट स्पेशलिस्ट के पास गए, 12:30 बज गए थे, हॉस्पिटल बहुत दूर था। जैसे हम पहुंचे, पता चला कि मेरी मॉम को हार्ट अटैक आया था। जय गुरुजी। गुरुजी ने मेरी मॉम को, हम बच्चों को टाइम पे घर पे पहुंचाया, और कैसे मेरी मॉम को वो हार्ट अटैक आया था, मम्मी ने जैसे वो ब्रेसलेट पहना, उनको रिलीफ मिलने लगा। गुरुजी ने उनको सेव किया, डॉक्टर ने चेक किया, तो डॉक्टर ने बोला कि इससे इको और ईसीजी जो किया है, उससे हार्ट पे इफेक्ट नहीं आया है इस अटैक से, मम्मा बहुत सेफ है। अब ये हुआ, मम्मी हॉस्पिटलाइज थी, 1-1.5 बज चुका था चेकअप होते होते। एंड संगत जी, ऑब्वियसली जब माँ को कुछ होता है तो बच्चे बहुत हिल जाते हैं, किसी के भी माँ बाप को कुछ होता है तो कोई भी बच्चा नहीं देख पाता। और हमारे डैड ऑलरेडी गुरुजी के पास है। मेरे डैड जब मैं सिर्फ 11 साल की थी, तभी मेरे पापा का मर्डर हो गया था, मेरे पापा गुरुजी के पास चले गए हैं। तो मॉम ने हमें संभाला है, सब कुछ किया है। तो वो मॉम की जो हालत थी, गुरुजी ने उस दिन उनको बचाया। फिर मॉम को रात को 2:30 बजे एक बार फिर अटैक आया। हमें नहीं पता था क्या होना है, गुरुजी ने क्यों वो मुझे ब्रेसलेट दिया था, मेरी मॉम के हाथ में वो ब्रेसलेट था, और मेरी मॉम को फिर से सेकंड अटैक आया अंडर डॉक्टर्स ऑब्जर्वेशन। सारे डॉक्टर मेरी मॉम के सर पे ही खड़े हुए थे। आधी रात का टाइम था, गुरुजी ने डॉक्टर दिलवाए, मॉम को दवाई भी दिलवा दी थी। फिर सेकंड अटैक आया, फिर डॉक्टर ने दवाइयां दी, सब कुछ किया। फिर सेकंड डे, इट वाज अ गवर्नमेंट हॉलीडे, मम्मी की एंजियोग्राफी की, ग्वालियर में ही हुआ सब कुछ ये। तो डॉक्टर ने बताया कि मॉम की 2 आर्टरीज बिल्कुल ब्लॉक हैं, 95% ब्लॉक है, और एक 70% ब्लॉक है। उन्होंने बोला आपको इनको कैसे भी करके इनकी एंजियोप्लास्टी करानी ही पड़ेगी अभी के अभी। और हम लोग बहुत रिलक्टेंट थे कि हम ग्वालियर में नहीं कराएंगे, क्योंकि यहाँ कोई भी डॉक्टर स्पेशलिस्ट नहीं है।
बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। हम यंग बच्चे, मम्मा को अकेले हम लोग कहाँ लेके जाएं, हम किस डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि ऐसा हार्ट स्पेशलिस्ट कोई डॉक्टर कभी टकराया नहीं, ना ही फैमिली में कोई ऐसा केस आया था किसी बड़े का कि उनको हार्ट की प्रॉब्लम हुई हो तो उन्होंने दिखाया हो। मुझे वो जो आंटी जिनके घर में सत्संग पे गई थी, मुझे पता नहीं क्यों गुरुजी ने उनका माइंड में नाम डाला और मैंने उनको फोन किया। मैंने उनसे पूछा कि आंटी मुझे आप बताएं कि मैं अपनी मम्मा को कहाँ ले जाऊं, क्योंकि आप गुरु संगत है, मुझे पता नहीं क्यों सिर्फ गुरुजी ही दिखते हैं और गुरुजी ही दिख रहे हैं इस मोमेंट पे, मुझे आप बताएं। तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा आप यहाँ पे दिल्ली मेदांता पे ला सकते हो। उन्होंने पहले मुझे बोला फोर्टिस है, लेकिन हम फोर्टिस आपको सजेस्ट नहीं करेंगे, आप मेदांता ला सकते हो। हमने मेदांता कॉल किया तो उन्होंने बोला कि इतनी जल्दी अगर कुछ करना है तो सिर्फ एयरलिफ्ट कराना पड़ेगा। एयरलिफ्ट कराने के लिए उनको इंस्टेंट मनी पेमेंट करना था, उसी वक्त ऑनलाइन कंप्लीट फुल पेमेंट करना था 100%। और जब हमने चेक किया तो जो पेमेंट वो लोग मांग रहे थे उतना हमारे अकाउंट में नहीं था। वी हैड कैश बट अकाउंट में नहीं था, और वो गवर्नमेंट हॉलीडे था और नेक्स्ट डे संडे था। हम लोग इतने अटक चुके थे कि गुरुजी अब हम क्या करें, और मम्मी के लिए इमरजेंसी हो चुका था कि उनकी एंजियोप्लास्टी होनी ही होनी है। उसी वक्त डॉक्टर ने बोल दिया था मम्मी की केस सेंसिटिव है, क्योंकि 2 हार्ट अटैक आ चुके थे। मैंने गुरुजी से प्रे किया। ऑल ऑफ अ सडन गुरुजी ने मुझे एक नाम याद दिलाया, मैंने उनको कॉल किया एंड दे वर रेडी टू हेल्प। उसी वक्त उन्होंने मेरे मम्मा के अकाउंट में पैसे डाले, हमने वेदांता में पैसे डाले और मम्मा को एयरलिफ्ट कराया गया इवनिंग में। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मॉम को एयरलिफ्ट कराया गया, क्योंकि उस दिन पूरा दिन निकल चुका था। मॉम को एयरलिफ्ट कराया गया, और मेदांता में हम सबको पता है कि आप कभी भी वहां जाते हैं तो आपकी बॉडी पे एक लॉकेट ब्रेसलेट वो लोग कुछ अलाउ नहीं करते। बट मॉम के साथ ऐसा हुआ कि गुरुजी वो ब्रेसलेट में मॉम के साथ अंदर तक ऑपरेशन थिएटर तक चले गए, उसने ध्यान ही नहीं दिया। पता नहीं कैसे ऐसा हुआ। मॉम भी बोल रही थी कि किसी ने उनसे पूछा भी नहीं वो ब्रेसलेट के बारे में, और मॉम अंदर चली गई, मॉम की एंजियोप्लास्टी हुई और अच्छी से एंजियोप्लास्टी हुई, और गुरुजी ने ऐसे मेरी मॉम को दूसरा लाइफ दी। शुक्राना है गुरुजी का। गुरुजी के बारे में जितना मैं बोलूं उतना कम है। गुरुजी ने मेरी लाइफ बदल दी है, मेरे घर वालों को गुरुजी ने कनेक्ट किया है। फिर 2017 में मैं गुरुजी के मंदिर गई, तो मम्मी को लेके जब मैं गई थी शुक्राना करने के लिए, तो मेरी मॉम के साथ एक सत्संग हुआ था कि मेरी मॉम फर्स्ट टाइम गुरुजी के मंदिर गई थी, क्योंकि मैंने गुरुजी से कहा था मम्मा ठीक हो जाएंगे तो मैं मंदिर लेके आऊंगी। उस दिन थर्सडे रात थी और हम लोग मम्मा का चेकअप कराने मेदांता आए हुए थे। तो हम लोग मेदांता से बाय ट्रेन हम लोग यहाँ मेट्रो में हम लोग अपने मंदिर आए। मॉम और मैं अकेले थे। आते आते 7:30 हो चुका था। थर्सडे था, पूरा वे जो था वो खाली था, और मम्मा और मैं ऑटो से हम लोग मेट्रो स्टेशन से मंदिर तक आए। तो वो जो स्ट्रेच था वो मॉम ने देखा तो वो बहुत घबरा गई। उन्होंने कहा कि ये तो पूरा सुनसान एरिया है। मंदिर पहुंची तो उनको समझ आया कि इतनी ज्यादा संगत है मंदिर में, लेकिन वो जो स्ट्रेच था उनको लगा कि कैसे हम वापस जाएंगे। उनके दिमाग में बस एक ही बात थी कि बेटा हम दोनों अकेले वापस कैसे जाएंगे। और हम लोगों ने ऑटो इसलिए किया था क्योंकि हमें कोई कैब नहीं मिल रही थी। तो मॉम ने बोला अगर वापस जाने के लिए भी कोई कैब नहीं मिलेगी तो हम परेशान हो जाएंगे, क्योंकि ऑटो तो आपके लिए रुकेगा नहीं, कैब आप ऑनलाइन मंगवा सकते हो। बट मैंने मम्मी को बोला मम्मा आप जब गुरुजी के पास आ गए हैं तो ये सब बातें आप गुरुजी से बोलो, आप मुझसे मत बोलो, और आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। अगर गुरुजी लाए हैं तो गुरुजी हमें घर भी पहुंचाएंगे। मम्मी का बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। चाय प्रसाद आई, मम्मी ने कहा आप चले। मैंने कहा नहीं मम्मी, लंगर प्रसाद करके जाएंगे, थर्सडे है। तो हम लोग लंगर प्रसाद करने बैठे तो मम्मी और मैं ही थे। मम्मी को बहुत हरी हो रहा था कि बस हम लोग जल्दी जल्दी करें, और हमको पता है कि बड़े मंदिर में जब तक 4 संगत नहीं होती तब तक हम लंगर प्रसाद चालू नहीं करते। तो गुरुजी वेट करा रहे थे, मम्मी का पेशेंस टेस्ट कर रहे थे, मम्मी के साथ उनको जो भी एक्सपीरियंस करवाना था। तो उसके बाद हम एक अंकल आके हमारे साथ बैठे, एंड वी वर ओनली 3 संगत, और कोई नहीं आया। तो एक तो प्रसाद मम्मी ने देखा वो 4 संगत का था, मम्मी ने चाय प्रसाद भी ले ली था, और मम्मी ने कहा कि मैं इतना तो खा ही नहीं पाऊंगी। तो उनको आइडिया नहीं था। मैंने कहा आपको खाना पड़ेगा, ये गुरुजी का प्रसाद है, आपको एक्स्ट्रा ब्लेसिंग है, आपकी तबियत ठीक करने के लिए है। मम्मी ने जैसे जैसे प्रसाद फिनिश किया, एंड में मम्मी ने उन अंकल से पूछ लिया कि अंकल जो हमारे साथ लंगर प्रसाद कर रहे थे कि अंकल आप कहाँ से आए हैं। तो उनके पहले वर्ड्स थे कि आंटी मैं गुड़गांव मेदांता से आया हूँ। माई मॉम वाज शॉक्ड कि ये क्या हुआ कि आउट ऑफ एवरीवन की एक संगत 4 की जगह 3 हम बैठे हैं, वो जो अंकल आए वो मेदांता से आए। मेरी मम्मी ने कुछ नहीं सोचा और उनसे पूछ लिया कि अंकल क्या आप हमें मेदांता ड्रॉप कर देंगे। तो अंकल ने कहा कि जी आंटी बिल्कुल, ये मेरी सेवा है, मैं आपको मेदांता ड्रॉप करूंगा।
फिर अंकल ने हमें सत्संग सुनाया, कहते आंटी मैं वैसे तो मंडे को आता हूँ और मैं कभी भी अकेला नहीं आता, मैं अपनी वाइफ और अपने बच्चे के साथ आता हूँ। आज मुझे पता नहीं क्या हुआ, मेरी गाड़ी गुरुजी ने मंदिर की तरफ मोड़ दी और मैं थर्सडे को मंदिर आ गया हूँ। तो शायद गुरुजी ने आप लोगों के लिए मुझे बुलाया था। तो जय गुरुजी, ये मेरी मॉम का एक्सपीरियंस था कि गुरुजी ने कैसे उनको विश्वास जगाना था, और मेरी मॉम बिल्कुल स्टंट हो गई और उनको समझ आ गया कि गुरुजी से बढ़ के और कोई भी नहीं। मैं अपना एक और सत्संग शेयर करना चाहूंगी। थोड़ा फटाफट करती हूँ, मेरे बहुत सारे सत्संग हैं। 2017 में मुझे गुरुजी ने बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए, न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए सॉरी, अपने मंदिर दर्शन के लिए बुलाया। तो मैं मंदिर पहुंची। इट वॉज 31st इवनिंग। मैं 4 बजे मंदिर पहुंची थी और मैंने सोचा था मैं 5 बजे तक दर्शन करके मंदिर से फटाफट निकल जाऊंगी। और मैं ग्वालियर से सिर्फ मंदिर के दर्शन करने आई थी। एंड देन मेरा प्लान था कि हम लोग पार्टी करेंगे, सब कुछ करेंगे, न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे। ये मेरा प्लान था, गुरुजी के प्लान कुछ और थे। मैं जैसे ही मंदिर में बैठी तो मेरे को पीछे एकदम, मेरे को दरबार में जगह तो मिली बैठने की, बट बिल्कुल पीछे मिली। तो मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी सब लोग इतनी आगे आगे बैठते हैं, मैं तो इतनी दूर से आती हूँ आपसे मिलने के लिए, आप मुझे आगे भी नहीं बैठाएंगे। फिर मैं इस बात को भूल गई। मैंने गुरुजी को शुक्राना कहा, मैंने कहा एटलीस्ट मुझे दरबार में आपने बुलाया और बिठाया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं जैसे ही उठने लगी, मुझे गुरुजी की टेलीपैथी हुई एंड इट वाज अ क्रिस्टल क्लियर टेलीपैथी कि मेरे मन में ये चल रहा था कि एक अंकल हैं, मुझे उनसे मिलते हुए जाना है। तो गुरुजी ने उनका नाम लिया, बोला कि उस अंकल से मिलके जाए और वापस अंदर आई। मुझे समझ नहीं आया ये वापस अंदर आई गुरुजी ने मुझे बोला, क्योंकि मुझे उन्होंने बोला उस अंकल से मिलके जाई। तो मैंने बाहर जाके उन अंकल को फोन किए। तो मुझे पता चला कि मुझे आइडिया नहीं था कि बड़े मंदिर में सेवा के टाइम पे इतनी संगत होती है कि बिल्कुल मिलना मुश्किल हो जाता है और आप किसी से कांटेक्ट नहीं कर सकते, कोई फोन नहीं उठा पाता, मिस हो जाते हैं। मेरे को आइडिया नहीं था, फिर भी मैंने उन अंकल को कॉल किए। वो अंकल से मेरा कांटेक्ट नहीं हो पाया। मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मैं 4 फोन कर चुकी हूँ, अंकल फोन नहीं उठा रहे हैं, तो मैं अब घर की तरफ निकलती हूँ। मैं जैसे गुरुजी को ये बोला, मैं जैसे ही अपना टर्न किया तो सामने से वो अंकल मेरे पास चलते हुए कहते, आंटी आप कैसे हैं? मैंने कहा मैं बिल्कुल ठीक ही। और वो तो अंकल, मुझे कैमरा का रूम बना हुआ था, वहां पे बोलते हैं आंटी थोड़ी देर बैठ जाइए, अभी आप अभी मत जाइए। तो हम वहां पे, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। हम बैठे, 4-5 संगत थी, 2-3 आंटियां थी और 3-4 अंकल थे। तो सत्संग शेयर होने लगे, गुरुजी के सत्संग शेयर होने लगे। टाइम होता गया। पता नहीं उन अंकल को क्या हुआ, उन अंकल ने मुझे बोला कि आंटी आप मेरे पीछे पीछे आई। मैं अंकल के पीछे पीछे चलती गई। मुझे नहीं पता चला, मुझे लगा शायद कोई सेवा है, कुछ हेल्प कराना है, तो अंकल मुझे ले जा रहे हैं। अंकल ने समाधि को क्रॉस किया। अंकल आगे चलते गए वो सीढ़ियों पे चढ़े। मैं भी उनके पीछे पीछे सीढ़ियों पे चढ़ी। अंकल दरबार में गए, मैं अंकल के साथ दरबार में गई। और अंकल जो हमारे दरबार से राइट साइड में गेट है, उस तरफ जाके खड़े हो गए और मेरे को गुरुजी के आसन के सामने बिठा दिया। उन्होंने कहा आंटी आप यहाँ बैठ जाइए। मुझे समझ ही नहीं आया ये क्या हुआ और क्यों हुआ। मैं जैसे ही बैठी, मुझे याद आया कि गुरुजी ने मुझे बोला कि तू अंकल से मिलने बाहर जाई, तो वापस अंदर आई। और मैंने गुरुजी से प्रे किया था, गुरुजी मैं इतनी दूर से आती हूँ आपसे मिलने के लिए, मुझे आगे बैठने का भी मौका नहीं मिलेगा क्या? तो दिस इज माय गुरुजी। उन छोटी से छोटी बात को सुनते हैं। गुरुजी ने मुझे अपने पास बिठाया और हुआ यूं कि जैसे ही मैं बैठी, पीछे से सारी संगत उठ के जा रही थी। तो अंकल ने मुझे बहुत देर तक बैठने को दिया और मुझे उस दिन, न्यू ईयर वाले दिन, उठाया भी नहीं। मैं काफी देर गुरुजी के साथ बैठी। फिर मैं जब बाहर गई तो अंकल ने मुझे बोला आंटी बिना लंगर प्रसाद के आप मत जाइएगा। मैंने कहा ठीक है लंगर प्रसाद कर लेते हैं। तो लंगर प्रसाद तब तक स्टार्ट नहीं हुआ था। थोड़ी देर बाद लंगर प्रसाद स्टार्ट हुआ। तो अंकल की वाइफ, आंटी और मैं, हम तीनों लंगर प्रसाद करने गए। हमने लंगर प्रसाद किया तो 7:30 बज चुके थे तब तक। तो 7:30 बज चुके थे, मैं वापस जा रही थी घर के लिए। तो अंकल के पास किसी का फोन आया। वो आंटियां थी कुछ, नोएडा से आई हुई थी और मुझे नोएडा वापस जाना था। तो अंकल को पता था मुझे नोएडा जाना है। तो वो आंटियों ने बोला कि अंकल हम लोग बस मंदिर में पहुंच गए हैं और ऐसा करके। तो अंकल ने मुझसे पूछा आंटी आप कैसे जाओगे? मैंने कहा मैं कैब से जाऊंगी। तो अंकल ने कहा आप कैब से मत जाइए आंटी, आंटियां हैं वो आपको घर तक ड्रॉप कर देंगी, मैं उनसे बात कर लेता हूँ, तो आप अकेले मत जाइए। मैंने कहा ठीक है चलिए कोई बात नहीं। ये गुरुजी का तरीका था, गुरुजी मुझे रोक रहे थे। तो वो आंटियां क्योंकि मंदिर पहुंची थी, दर्शन किया, लंगर प्रसाद किया, तो 8:30-9 बज गए। 9 बजे अंकल ने फोन किया कि आंटी एक आंटी को आपको ले जाना। उन्होंने कहा हाँ हम ले जाएंगे साथ में और हमारे पास गाड़ी में जगह है। वेट हुआ, हम वेट करते रहे। तो फिर 9:30 बज गए। उन आंटी को फोन किया तो उन आंटी के फोन लगना बंद हो गए।
वो आंटी आउट ऑफ रीच चले गए। 2-3 आंटियों को फोन किया, किसी के फोन न लगे। 10 बज गए संगत जी, मैं बहुत डर रही थी, मुझे लगा मुझे तो घर जाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने जो दूसरे अंकल थे, मैंने उनको बोला, मैंने कहा अंकल आप एक काम कीजिए, 10 बज रहे हैं। सबने मुझे मना किया, वहां जितनी भी संगत थी सबने मुझे मना किया, आंटी 10 बज रहे हैं, अकेले मत जाइए, आप संगत का वेट कीजिए, कोई आपको ड्रॉप करा देगा। मैंने कहा नहीं अंकल, मुझे घर जाना है, बहुत लेट हो गया, क्योंकि मुझे पहुंचते पहुंचते 11 साढ़े 11 बजेंगे, मेरी फ्रेंड्स वेट कर रहे हैं, वी हैव टू गो आउट। मेरे माइंड में ये चल रहा था। तो उन अंकल ने कहा कि ठीक है, हम अपने मोबाइल से आपकी कैब बुक करते हैं, ताकि आप कहाँ आपकी कैब जा रही है ये हमें पता रहेगा। तो अंकल ने अपने मोबाइल से बुक किया, उन्होंने मुझे फोन पे मेरे मैसेज करके ओटीपी भेज दिया, और मैं वहां से निकल गई। कैब 10 मिनट में आने वाली थी। मैं वहां से मंदिर से निकली, मैं पैदल पैदल चल के टी पॉइंट पहुंची। संगत जी आप बिलीव करेंगे, मैं जैसे ही टी पॉइंट पहुंची, मैंने अपना फोन देखा, मेरा फोन 34% चार्ज था। मैंने जैसे ही देखा, मेरा फोन स्विच ऑफ। मेरे फोन को पता नहीं क्या हुआ, इट गॉट स्विच्ड ऑफ, और वो ऑन ही नहीं हो रहा था। और मेरे पास ना ही कोई पावर बैंक थी, ना ही मेरे पास कोई चार्जर था, कुछ भी नहीं था। मैं तो सिर्फ फोन लेके आई थी, और अब मैं ना ही ओटीपी देख सकती थी, ना ही मैं ड्राइवर को कॉल कर सकती थी, ना ही ड्राइवर का मेरे पास कॉल आ सकता था। एंड देन आई रियलाइज कि ये गुरुजी का प्लान है। गुरुजी नहीं चाहते कि मैं जाऊं, क्योंकि वो न्यू ईयर की रात थी, 10 बजे ऑल द वे नोएडा अकेले जाना, ये बहुत रिस्की हो सकता था। मैं दौड़ के वापस मंदिर की तरफ गई। मैंने उन अंकल को बोला कि मेरा फोन एक बार चेक करें, बंद हो गया है। उनके पास चार्जर था, उन्होंने चार्ज किया, एंड माय फोन बैटरी वाज 34% एग्जैक्टली। सब शॉक्ड हो गए, मैं भी शॉक्ड हो गई। गुरुजी ने मुझे न्यू ईयर पे रोका, 2017 की न्यू ईयर पे। गुरुजी को मेरी लाइफ में जो भी कुछ करना था, मैंने रात को 2 बजे, एक संगत फैमिली थी, वो लोग मुझे घर तक ड्रॉप करने गए। गुरुजी ने मुझे घर तक ड्रॉप करवाया। फिर 2018 में मैं लगातार मंदिर में सेवा पे आती रही। 2018 में मैंने पूरे 2018-17 जब ये हुआ मेरे साथ, तो मुझे ये समझ आने लगा कि गुरुजी क्लियर बात करते हैं, गुरुजी बोलते जो हैं उसमें कोई बात होती है। तो मैंने पूरे 2018 में गुरुजी से सिर्फ टेलीपैथी मांगी। मैंने उनसे नाक रगड़ के, माथा टेक के, हर जगह जब भी माथा टेका, सिर्फ यही बोला, गुरुजी मेरे पास बात करने के लिए कोई नहीं है, प्लीज मुझसे बात कर, प्लीज मेरे से टेलीपैथी कीजिए, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, मुझे सुननी है आपकी आवाज, ताकि मुझे क्लियर गाइडेंस मिल पाए। मैं तो जो बोलती हूँ तो आप सुनते हैं, बट मुझे आपकी आवाज सुननी है। और पूरे 2018 में मैं यही करती रही। गुरुजी की मेहर हुई कि मुझे गुरुजी की टेलीपैथी गुरुजी ने बख्शी। मुझे समझ आने लगा कि गुरुजी कैसे बोलते हैं, क्योंकि बोलना एक अलग बात है, गुरुजी की टेलीपैथी हर संगत को होती है, बट हम मानते नहीं है उस बात को, हम उस बात को एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि हम अपना दिमाग चलाते हैं। हमें लगता है सारे गुरुजी के आंसर हमारी मर्जी से आने चाहिए, वो नहीं होता। गुरुजी की मर्जी से ही गुरुजी के जवाब आते हैं, वो कब आएंगे, क्या होगा, वो हम नहीं बता सकते। सो 2018 में मैं मंदिर से, बड़े मंदिर में गुरुजी मुझे सेवा बख्शते थे, तो मैं बस वहां से सेवा से वापस आई थी। 2 दिन हुए थे और मैं गुरुजी के साथ यूं ही बैठी हुई थी। ये मेरी लाइफ का सबसे टर्निंग पॉइंट था। गुरुजी ने इवनिंग में, मैं गुरुजी से बस दिया लगाया मेरे गुरुजी के दरबार में, और मैंने बस बोला, गुरुजी मुझे बैक में रैशेज हो रहे हैं, मेरे बैक में रैशेज हो गए थे। मुझे गुरुजी की उसी वक्त टेलीपैथी हुई कि जाके डॉक्टर ने दिखाई। मैंने कहा, गुरुजी आप मेरे डॉक्टर हैं, मैंने कहीं नहीं जाना, मैंने किसी को नहीं दिखाना। गुरुजी ने मुझे स्ट्रिक्टली बोला, जाके डॉक्टर ने दिखाई आंटी। 8:30 बज चुके थे। मैंने अपनी मॉम को बोला कि मम्मा मुझे डॉक्टर के पास जाना है। मेरे घर में कोई ड्राइवर नहीं था, मेरा ब्रदर नहीं था, मेरे घर गेस्ट आने वाले थे, तो मेरी मॉम भी ऑक्यूपाइड थी। मैंने मम्मा को बोला, मम्मा मैं अकेली जाऊं, कोई नहीं है, मैं अकेले डॉक्टर के पास जाऊंगी। मैं अकेले डॉक्टर के पास गई, मेरे फैमिली डॉक्टर के पास। उन्होंने मेरा चेकअप किया, तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको पेन हो रहा है चेस्ट साइड में थोड़ा थोड़ा। तो मैंने बोला कि हाँ मुझे पेन थोड़ा थोड़ा है। तो उन्होंने बोला आप कल गायनेक को दिखा लीजिए। मैंने कहा ठीक है। मैं घर आई, मैंने मॉम को बोला कि तो उन्होंने मुझे गायनेक को दिखाने को बोला है। तो हम लोग जब गायनेक गए नेक्स्ट डे, तो चेक कराया, तो पता चला कि मेरा, उन्होंने मेमोग्राफी लिख दिया कि आपको मेमोग्राफी करानी है। हम डर गए, हमने फिर भी मेमोग्राफी कराई। जब डॉक्टर मेरी मेमोग्राफी कर रहे थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको कुछ कहीं कोई पेन है, कुछ फील होता है? मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा आप रिपोर्ट लेने कल आइए। मैंने कहा ठीक है। नेक्स्ट डे जब मैं रिपोर्ट लेने जा रही थी, तो मैंने गुरुजी से प्रे किया, गुरुजी आप मुझे ब्लेस करें। तो मुझे वहीं उसी वक्त क्लियर टेलीपैथी गुरुजी की हुई कि अपनी मां नू दस दे, मैंने तेन ब्लेस किया है और तुझे मुंबई मंदिर सेवा से आना है। मैं, मुझे क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, मैंने हाँ हाँ जी जी गुरुजी बोला और मैं वहां से चली गई।
मैंने अपनी मॉम को ऑन द वे ये बात बता दी कि मम्मी गुरुजी ने बोला है अपनी मां ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ कि मैंने तेन ब्लेस किया है। तो दिस मैसेज वाज फॉर माय मॉम। तो मैंने उनको बता दिया और हम जैसे डॉक्टर के पास पहुंचे तो डॉक्टर ने मेरी रिपोर्ट देख के बोला कि मेरी बॉडी में एक सिस्ट आ चुकी है। तो उन्होंने क्या किया, उस दिन से लेके नेक्स्ट 6 मंथ का उन्होंने एक चेकअप लिखा। उसी दिन उन्होंने कहा ये 6 महीने बाद आपको, ये सितंबर की बात है, उन्होंने कहा आपको फरवरी में इस दिन, ये सेम डे आपको टेस्ट कराना है, क्योंकि हम इसको नॉर्मली नहीं ले सकते। अभी आपकी कोई मेडिकेशन चालू नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, बट हम इसको आफ्टर 6 मंथ रीचेक कराएंगे। ये 6 महीने निकल गए, मैं कोई बॉम्बे मंदिर नहीं गई, मैं कुछ भी नहीं किया संगत जी। मैंने फरवरी में मैं डॉक्टर से चेकअप कराने गई, मेरी मम्मी ने याद दिलाया। तो जब मैंने चेकअप कराया तो मुझे पता चला कि मेरी बॉडी में एक सिस्ट थी, अब वो 2 हो गई है। मुझे थोड़ा डर आया मन में, मैंने कहा ये क्या हुआ। मैंने प्लान बनाया, मैं मुंबई मंदिर सिर्फ दर्शन के लिए गई, मैंने सिर्फ दर्शन किए, मैंने वहां किसी से कोई सेवा की बात नहीं की और मैं दर्शन करके वापस आ गई, ये सोच के कि मैं बड़े मंदिर जाती हूँ, गुरुजी मुझे वहां बहुत सेवा बख्शते हैं, तो कोई बात नहीं, एक ही बात है। मैंने लिटरली ये सोचा एक ही बात है, जबकि हमें ये पता है कि गुरु जी अगर कुछ बोलते हैं तो उसमें कोई बात होती है। तो मैं वापस आ गई और मुझे गुरु जी ने ये मार्च की बात है, मुझे गुरु जी ने गुरु जी की माँ समाधि दिवस से पहले मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो रही थी। तो मेरा मन था कि मैं गुरु जी के डुगरी मंदिर जा सकूं, मिल जाए। तो मैंने एक अंकल को फोन किया तो उन्होंने कहा नहीं आंटी, आंटियों के लिए सेवा वहां नहीं होती, अंकल के लिए सेवा है, आप दर्शन के लिए आ सकते हैं तो आप आ जाइएगा। तो मैं थोड़ी अपसेट हो गई कि मेरा मन था अगर मुझे सेवा मिलती वहां पे। फिर मैंने अपनी फैमिली से पूछा कि आप लोग दर्शन के चलेंगे, तो उस समय कोई प्लान नहीं बन पाया। तो बहुत प्यारी गुरुजी से ऐसा फील आया कि मैं गुरुजी के साथ जब बैठी थी तो मैं बहुत उदास थी। तो मुझे एक बहुत प्यारी टेलीपैथी गुरुजी ने की कि जितना तू मुझसे मिलने के लिए तड़पती है उतना मैं भी तड़पता हूँ और मैं तुझसे मिलने आऊंगा। ये मुझे ऐसा फील आया कि गुरुजी ने मुझसे ये बोला, तो मैंने गुरुजी को सिर्फ जी गुरुजी बोला। और उसी के 2 दिन बाद गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दर्शन दिए। गुरुजी ने मुझे दिखाया कि हम लोग डुगरी मंदिर में बैठे हैं और पंडाल लगा हुआ है और गुरुजी का स्टेज है, गुरुजी स्टेज पे बैठे और मैं सत्संग पूरा हो चुका है और गुरुजी मैं आगे की तरफ बैठी हूँ। पहले मैंने ये देखा, फिर मैंने ये देखा कि गुरुजी ने मुझे अपनी चरणों के पास बिठाया हुआ है और संगत बैठी है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, गुरुजी भी चुप है, सिर्फ मेडिटेशन में है, सब लोग आराम से बैठे हैं। और उसके 2 मिनट बाद मैंने देखा कि मैं वहां से जा रही हूँ आज्ञा लेके, तो गुरुजी कॉर्नर पे खड़े हुए हैं और गुरुजी ने मुझे ये क्लियर वर्ड्स में बोला था, जब मैंने तेन ब्लेस किया तू ऐश कर। तो मैंने वो गुरुजी की ड्रीम दर्शन में बात सुनी, तो मैंने ड्रीम में ही गुरुजी को बोला, उनका हाथ पकड़ के, गुरुजी आप मेरे पापा है ना, आप मेरे पापा है ना, आप मुझे बताइए कि मैं आपकी कौन हूँ। तो गुरुजी ने मेरे को ये बोला कि जो मैंने तेन 10 दिता कि तू मेरी कौन है, तो तू खुशी के मारे पागल हो जाएगी। गुरुजी के ये वर्ड्स मैंने सुने और बस मैंने देखा गुरुजी ने मुझे बोला चल छेती छेती तेरा कोई इंतजार कर रहा है। और मैं गुरुजी के पीछे पीछे जाती चली गई और गुरुजी फर्स्ट फ्लोर पे चले गए, जबकि मैं आज तक कभी डुगरी मंदिर नहीं गई। मैंने देखा गुरुजी किसी घर में चले गए और गुरुजी बोला ऊपर आ जा, और मैं ऊपर की तरफ गई और मेरा सपना पूरा हो गया। मुझे ये जब मैंने सब सुने तो मुझे ये लगा कि शायद बस एक दिन की बस है, मैं ठीक हो गई हूँ और मुझे अब कुछ करने की जरूरत नहीं है और मेरे को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और जुलाई आ चुका था, जुलाई में मुझे इतनी प्रॉब्लम होने लगी थी कि मैं करवट भी नहीं ले पाती थी, मुझे बहुत पेन शुरू हो चुके थे, मेजर पेन शुरू हो चुके थे। तो मुझे अब समझ आता है, ये मैं 2018-19 की बात कर रही हूँ, तब तक मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, लेकिन क्योंकि मैं 1-on-1 कनेक्शन में थी गुरुजी के साथ, तो मैं गुरुजी के साथ यस नो करती थी, जो कि मुझे पता चलता है कि नहीं करने चाहिए। बट आई वॉज ऑल अलोन और मैं उस समय बहुत परेशान थी। मैं जयपुर में थी जुलाई के टाइम में, तो मैंने गुरुजी से पूछा यस नो करके कि गुरुजी कि मेरे को इतना दर्द हो रहा है, मैं ठीक हूं ना? तो उन्होंने मुझे आंसर दिया नो। तो मैंने गुरुजी से पूछा गुरुजी इज देयर एनीथिंग टू वरी? ही सेड यस, लाइक दिस यस नो, ही टोल्ड मी एवरीथिंग कि मेरा बायोप्सी कराने का टाइम आ गया है। And then when I asked him place also one by one that I should go to Delhi, Bombay, तो उन्होंने मुझे मना किया। मैंने उनसे पूछा मुझे ग्वालियर आना है, तो मैंने कहा ग्वालियर में चेकअप कराना है। तो ये सब कुछ गुरुजी ने मुझे उस पल बताया। आई वॉज इन जयपुर दैट टाइम। मैंने अपनी मॉम से बोला, मेरी मम्मी ने देख लिया था कि मैं गुरुजी से कुछ बात कर रही हूँ, तो मेरी मॉम ने मुझसे पूछा, तो मैंने मॉम को बताया कि मम्मा गुरुजी ने बोला है कि मेरा बायोप्सी का टाइम आ चुका है,
आपको घबराना नहीं है, गुरुजी साथ हैं, जो भी होगा। अब ये मैंने मॉम को जयपुर में बोला था। उसके 3-4 दिन बाद जब हम लोग ग्वालियर वापस आए, ग्वालियर में क्योंकि हमें पता है कि यहाँ मेडिकेशन लेवल बिल्कुल निल है, यहाँ पे कुछ अच्छा आपको ऑप्शंस नहीं मिलते। बट मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी मैं किसी डॉक्टर को नहीं जानती, आप खुद देखें और आप खुद मुझे डॉक्टर से मिलवाएं। संगत जी, यू वोंट बिलीव, उसी शाम को मेरी भाभी मेरे घर पे आई और मेरी भाभी को सिस्ट की ही प्रॉब्लम थी और उन्होंने एक डॉक्टर को चेक कराया था, तो उन्होंने मेरी मॉम को बताया कि आप इस डॉक्टर से चेकअप करा लीजिए। हम जब वहां उस डॉक्टर के पास पहुंचे चेकअप कराने के लिए, तो मुझे लगा कि मैं पता नहीं कहाँ आ गई हूँ। और डॉक्टर ने भी पहले बोला मम्मी को कि ये सब बातें नॉर्मल होती हैं, सिस्ट तो होती है लेडीज को, आप इतना घबराने की बात नहीं, ये नहीं वो नहीं। मैंने उनसे बोला कि मैं बिल्कुल 1 महीने से सोई भी नहीं हूँ क्योंकि मेरे को बहुत पेन हो रहा है। जब उन्होंने चेक किया तो उन्होंने कहा कि एक अल्ट्रासाउंड और कराना पड़ेगा इमरजेंसी में। उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड करवाया दोबारा, तो पता चला कि मेरी जो सिस्ट थी वो एक सिस्ट, 2 सिस्ट से 5 सिस्ट हो चुकी थी बॉडी में, और जो सिस्ट थी वो ट्यूमर में कन्वर्ट हो गई थी और उसमें से इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो चुकी थी। डॉक्टर भी शॉक हो गया मेरी एज देख के। मॉम को बोलता है कि हमें 10 दिन में इसकी बायोप्सी तो क्या, इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी, मुझे वो सर्जरी करके पूरी प्लेस रिमूव करनी पड़ेगी क्योंकि अंदर से इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है और हम रिस्क नहीं ले सकते, और सर्जरी करके जो हम वो चीज निकालेंगे हमें उसको बायोप्सी पे भेजना पड़ेगा। मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी आपने मुझे ये तो बताया था बायोप्सी होनी है, सर्जरी का तो कुछ प्लान नहीं था। संगत जी मैं बहुत डर गई। डॉक्टर ने बोला सर्जरी भी ऐसी होगी कि आपको 3 दिन का रुकना पड़ेगा, एक दिन आप रुकेंगे, नेक्स्ट डे होगी और थर्ड डे हम आपको अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे। तो मैंने गुरुजी से, मेरे पास सिर्फ 10 दिन थे क्योंकि मुझे पेन था, तो डॉक्टर ने कहा कि हम इसको पेन किलर देंगे ताकि इसका दर्द खत्म हो जाए ताकि हम सर्जरी कर पाए। डॉक्टर ने मुझे 10 दिन की पेन किलर दी थी और मैंने उन 10 दिन में, ग्वालियर में तब कोई सत्संग नहीं होते थे, एक आगरा ही पास मेरा मंदिर था, मैं वहां मंदिर में गई और मैंने वहां पे समोसा प्रसाद और चाय प्रसाद लिया। 2 मंडे में वहां पे गई और मैंने गुरुजी से सिर्फ एक ही अरदास की। मैंने कहा गुरुजी आप बायोप्सी करा लीजिए, अगर सर्जरी टल जाए तो प्लीज टाल दीजिए। ये मेरी रिक्वेस्ट थी गुरुजी से क्योंकि मुझे पता है गुरुजी जो करते हैं उसमें हमारी भलाई होती है। मेरा पूरा सरेंडर था, मैं बहुत दर्द में थी लेकिन फिर भी मेरा सरेंडर था क्योंकि मुझे पता था गुरुजी से कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए, हमें नहीं मांगना चाहिए। मैंने मांगा नहीं, मैंने अपनी अरदास की गुरुजी से। तो संगत जी उस टाइम पे मैंने उस 10 दिन में सिर्फ यही किया था कि मैंने, लाइट ऑफ डिविनिटी थी मेरे पास यूट्यूब चैनल था, मैंने सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के सत्संग पढ़े, मैंने और कुछ नहीं किया। एंड यू वोंट बिलीव कि गुरुजी ने मुझे उस 10 दिनों में सारी के सारी मेरे से रिलेटेड सिचुएशन के सत्संग दिए थे, या तो सर्जरी था, या तो कैंसर था, या तो ट्यूमर था, या तो कुछ था, सारे के सारे सत्संग उन्होंने मुझे ऐसे ही दिए थे। और मैं आज जूम प्लेटफॉर्म के थ्रू अनीता आंटी को भी थैंक यू बोलना चाहूंगी क्योंकि मुझे गुरुजी ने अनीता आंटी के इतने सत्संग सुनवाए बैक टू बैक यूट्यूब चैनल पे। मुझे पता नहीं कैसे बैक टू बैक सिर्फ अनीता आंटी के सत्संग गुरुजी सुनाते थे। उन्होंने जो सत्संग किए हैं उनका तो कल्याण हुआ ही है, बट उनकी वजह से मुझे भी गुरुजी ने ब्लेस किया। 10th डे था जब मैं बस गुरुजी से प्रे करके घर से निकली अपनी सर्जरी करवाने के लिए। तो मैं जैसे ही पहुंची डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर बस वेट कर रहे थे। उन्होंने मेरा फिर से चेकअप किया टू नो कि साइज कितना है और पोजीशन क्या है। सर्जरी स्टार्ट करने से पहले पूरी प्लानिंग हो चुकी थी, बट वो जैसे मुझे अल्ट्रासाउंड रूम में ले गए उसके बाद वो 10 मिनट बाद वापस आते हैं और मेरी मॉम को बोलते हैं कि मैम इसकी सर्जरी तो क्या, इसकी बायोप्सी भी नहीं होगी, जो वो ट्यूमर था वो छोटी सिस्ट में दोबारा कन्वर्ट हो गया है। तो जय गुरुजी, गुरुजी ने मेरी अरदास सुन ली। ये सब सत्संग मैंने गुरुजी के अब सुनती हूँ जूम चैनल पे कि गुरुजी कैसे ब्लेस करते थे संगत को कि उनके बाईपास सर्जरी नहीं होता था, उनकी सर्जरी, एनी सर्जरीज में भी कैंसर कैसे हील हो जाते थे। और गुरुजी ने अब इस लाइफ टाइम में व्हेन ही इज ओमनी प्रेजेंट, उन्होंने मुझे ऐसे ब्लेस किया। ये मेरी लाइव सिचुएशन है जो मैंने फेस की थी कि कैसे डॉक्टर ने मुझे सर्जरी के लिए ले जा रहा था और उन्होंने एकदम मना कर दिया था कि इसकी सिस्ट ट्यूमर सिस्ट में कन्वर्ट हो गया है। तो मेरा पूरे दिल से शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का। मेरी सारी संगत से एक ही रिक्वेस्ट है, गुरुजी को मानो, गुरुजी से मांगो नहीं, और गुरुजी की माने, क्योंकि गुरुजी देकर भी आजमाते हैं और गुरुजी लेकर भी आजमाते हैं। ये बहुत टफ टाइम चल रहा है, बहुत लोगों के पास जॉब्स नहीं है, फाइनेंशियल इशू है, हेल्थ इशू है क्योंकि कोरोना का टाइम है और पैंडेमिक चल रहा है और अब पता नहीं कौन कौन से वेरिएंट निकलते आ रहे हैं या क्या हो रहा है।
बट हमें हमारे फेथ को स्ट्रांग रखना है, हमें हमारे फेथ को हिलने नहीं देना है, क्योंकि गुरुजी कहते हैं जितना तुम्हारा विश्वास होगा उतना तुम्हारा कल्याण होता रहेगा। ये कोरोना टाइम में भी मेरी भाभी को कोरोना हो गया था और वो 3rd मंथ प्रेग्नेंट थी। डॉक्टर ने बोल दिया था, उनका ऑक्सीमीटर से उनका पल्स जो आ रहा था वो 85 तक पहुंच चुका था। डॉक्टर ने कहा आपको इनको एडमिट करना पड़ेगा, एंड वी हैड नो गुड गायनेक हियर हु वाज स्पेशलाइज्ड इन कोविड। तो हमें इतने कंफ्यूजन हो गए थे, और जो डॉक्टर्स थे वो मेरी भाभी को टच करने को तैयार नहीं थे, क्योंकि डॉक्टर्स कहते थे हमारी टीम में गायनेक नहीं है कोई। इतनी प्रॉब्लम्स हो गई थी। गुरुजी ने मेरी भाभी को ब्लेस किया। मैंने उस दिन उषा आंटी का सत्संग सुना था, और उषा आंटी के वर्ड्स मैंने जूम चैनल पे सुने थे। उन्होंने कहा था गुरुजी का स्वरूप है, क्योंकि कब हम इतने डिस्टर्ब होते हैं, कभी कभी हम वो चीजें कनेक्ट नहीं कर पाते। तो उषा आंटी ने कहा था गुरुजी के स्वरूप को स्वरूप न समझे, वो साक्षात बैठे हैं। और उसी वक्त सत्संग सुनने के बाद 11 सवा 11 बजे मैंने अपनी भाभी से बोला, मैंने कहा गुरुजी का स्वरूप आपके रूम में है। मैंने कहा नॉर्मल मत समझे इस चीज को, गुरुजी यही है, इस घर में बैठे हैं, आपके साथ हैं, आपको कुछ नहीं होने देंगे, देखना। एंड संगत जी, यू वोंट बिलीव, उनका जो पल्स 85 आ रहा था, पता चला कि डॉक्टर ने बोला आप 2 ऑक्सीमीटर लगाएं, 3 ऑक्सीमीटर लगाएं, देखिए कि पल्स सब में सेम आ रहा है कि क्या आ रहा है। रात को कुछ और आ रहा था, और मॉर्निंग में गुरुजी ने घर बैठे ही उसकी पल्स ठीक कर दी और उसको हॉस्पिटलाइज भी नहीं होना पड़ा। सो दिस इज गुरुजी, गुरुजी कैन डू एनीथिंग। अनंतम 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 शुक्राना है मेरे मालिक का। मेरे पास अभी टाइम है तो मैं अपना एक सत्संग और शेयर करना चाहूंगी कि एक संगत थी, जो गुरुजी की, नॉट अ संगत, एक अंकल हैं जो उनकी तबीयत खराब हो गई थी। ही इज वेरी यंग, मे बी 21 ईयर्स के हैं। उनको डेंगू हो गया था। तो वो गुरुजी की संगत भी नहीं है, और वो डेंगू हो गया था तो उनके प्लेटलेट्स, वो हॉस्पिटलाइज थे, तो 1 लाख आ गए, 1 लाख से फिर 50,000 हो गए। तो मेरी भाभी की जो सिस्टर है, डियर सिस्टर, उनकी फैमिली में वो बच्चा है। तो वो बाहर से, स्पेन से आया था, तो उसकी बहुत ज्यादा हालत खराब हो चुकी थी। और क्या कहते हैं, डॉक्टर्स ने ऐसा बोल दिया था कि दिवाली के दिन की बात है ये, 2019 की दिवाली थी, और हमारे घर पे सत्संग था। और उस दिन उनकी दीदी आई थी और वो बहुत घबराई हुई थी, और उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे बोला कि दीदी ऐसी सिचुएशन है कि हमारे घर दिवाली नहीं मन रही है, क्योंकि उसके प्लेटलेट्स 14,000 पहुंच चुके हैं। अब हमने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी आप प्लीज करें। और उस समय इतनी स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी हुई कि गुरुजी ने ये बोल दिया कि चल प्रसाद दे दे, 2 दिन में लड़का घर है। तो मेरे को गुरुजी पे पूरा विश्वास है। लेकिन डर लगता है। गुरुजी की बात सिर्फ गुरुजी बोल सकते हैं, कोई इंसान नहीं बोल सकता। लेकिन मुझे विश्वास है गुरुजी कभी कभी जो बोलते हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है कि वो एक्यूरेट होती है। तो वो फील था। मैंने उनको बोला कि आप जल प्रसाद ले जाइए और पक्का 2 दिन में आप वो घर आ जाएगा। मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी आपने मेरे मुंह से बुलवाया है, आपने ये बोला है, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, मैं तो जानती भी नहीं हुई सब चीजें, आप प्लीज उस बच्चे को ठीक करें। गुरुजी पूरी लाज रखते हैं। अगर गुरुजी अपने बच्चे से परीक्षा लेते हैं तो उसकी लाज भी रखते हैं। संगत जी, यू वोंट बिलीव, उसके प्लेटलेट्स 14,000 पहुंच चुके थे, और डॉक्टर ने बोल दिया था अगर 10,000 पहुंच जाएंगे तो कोई उम्मीद नहीं है। और वो सिर्फ नीचे जा रहे थे, और उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उसको जल प्रसाद दिया गया विदाउट टेलिंग हिम कि ये जल प्रसाद है। उसको यही बोला कि आप इसे पी लो, क्योंकि वो लोग मानते नहीं है किसी गुरु को, या ऐसा सिस्टम था तब। तो उस बच्चे ने वो जल प्रसाद पी लिया, और 3rd डे ही वॉज बैक होम। उसके प्लेटलेट्स बिल्कुल नॉर्मल हो चुके थे, एंड ही वाज बैक होम। और सारी संगत, सॉरी, उनकी पूरी फैमिली, दे वर सो हैप्पी, दे वर सो हैप्पी, एंड आई वाज एक्सट्रीमली हैप्पी। तब फर्स्ट टाइम मेरी भाभी की सिस्टर को रियलाइज हुआ कि गुरुजी क्या शक्ति हैं, और फिर वो लोग भी गुरुजी से कनेक्ट हो गए। सो दिस इज आवर गुरुजी महाराज जी, दिस इज आवर लविंग गुरुजी महाराज जी। जितना शुक्राना किया जाए, जितने गुणगान गाए जाए उतने कम है। मुझे पता है बहुत टफ टाइम है। मेरी प्रेयर है गुरुजी से कि गुरुजी सबको हिम्मत बख्शना, सबको हिम्मत बख्शना। मेरी आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, अपने फेथ को मत हिलने देना। कितना भी टफ टाइम हो, अपने फेथ को मत हिलने देना। हो सकता है मन में ऐसा लगे कि गुरुजी आप कहाँ हो, आप नहीं दिख रहे, नहीं समझ आ रहा। आप सत्संग जाना ना छोड़ें, आप सत्संग सुनना ना छोड़ें। अगर आप जा नहीं पा रहे हैं तो आप सत्संग सुनना ना छोड़ें। आपकी लाइफ अपने आप ट्रैक पे आ जाएगी। थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन ट्रैक पे आ जाएगी, और वो वक्त गुरुजी डिसाइड करते हैं। कुछ भी काम हमारे वक्त से नहीं होता, जो होता है वो गुरुजी की मर्जी से होता है। तो अंकल, मेरे पास और टाइम है क्या? जी आंटी, है मेरे पास टाइम?
जी आंटी, आप कर सकते हैं सत्संग। थैंक यू। तो मैं एक और अपना सत्संग शेयर करना चाहूंगी। ये मेरे बहुत क्लोज सत्संग है मुझसे, कनेक्शन मुझे अच्छा फील होता है इससे। गुरुजी कैसे करते हैं, मुझे एक वरुण अंकल का सत्संग बहुत पसंद आता था। मैं मेरी पे उनका एक सत्संग है वरुण अंकल का, तो मुझे वो सत्संग किसी को सुनाना था। तो उससे पहले आई वांटेड टू बी श्योर कि मैं वो सत्संग पहले अच्छे से सुनूं, फिर मैं वो सत्संग किसी को सुनाऊं। तो उसके लिए मैंने ये सोचा कि मैं वरुण अंकल का सत्संग कहाँ ढूंढूं। मेरे पास गुरुजी ने मुझे लाइट ऑफ डिविनिटी ब्लेस की हुई है, मुझे कहीं से गिफ्ट मिली थी, किसी संगत ने मुझे गुरुजी के बर्थडे पे दी थी ये बुक, गुरुजी की ग्रंथ, एवरीथिंग मेरी लाइफ में सब कुछ है ये। तो मैंने सोचा कि मैं इसके पेज पलटती हूँ, गुरुजी से परमिशन ली, मैंने सोचा मैं इसके पेज पलटती हूँ और मैंने वरुण अंकल का नाम ढूंढती हूँ, मुझे वरुण अंकल का नाम जहाँ मिल जाएगा मैं वो सत्संग पूरा पढ़ लूंगी। एंड आई स्टार्टेड टू शफल। मैंने जैसे जैसे पेज पलटे मैंने बहुत सारे नाम पढ़े, मन में रियलाइजेशन आया कि गुरुजी ये आपकी ओल्ड संगत कितनी ज्यादा ब्लेस्ड है। हर उस संगत का जिसका नाम इस ग्रंथ में है वो अमर है, क्योंकि अगर गुरुजी की ग्रंथ में आपका सिर्फ नाम ही है तो इससे बड़ी कोई ब्लेसिंग्स हो ही नहीं सकती। आपकी लाइफ ब्लेस्ड है, दिस इज ब्लेसिंग्स फॉर द होल लाइफ। क्योंकि आपके सत्संग गुरुजी ने जो लाइट ऑफ डिविनिटी में लिखवाए हैं उसे कितनी संगत ने कितनों ही बार पढ़ा है, उतनी ही बार आप लोगों को भी ब्लेसिंग्स मिली है और संगत पढ़ने वाले को भी ब्लेसिंग्स मिली है। और मैंने जब ये रियलाइज की चीज तो मेरे मन में एक ख्याल आया कि गुरुजी अगर मैं आपकी ओल्ड संगत होती तो क्या आप मुझसे भी बोलते कि मैं सत्संग लिखूं और आप लाइट ऑफ डिविनिटी में आप मेरा सत्संग लिखवाते? क्या ऐसा कभी होता? और संगत जी मैंने ये बात बोली गुरुजी से और मैं भूल गई। और फिर मैंने कहा वरुण अंकल का सत्संग मुझे लाइट ऑफ डिविनिटी में नहीं मिल रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली एक एक पेज मैंने नहीं पलटा था। तो मैंने कहा मैं यूट्यूब पे सर्च कर लेती हूँ। तो मैंने गूगल पे डाला वरुण अंकल सत्संग। उसी वक्त मेरे माइंड में पता नहीं क्या ख्याल आया, मैंने कहा कि क्या मेरे नाम से भी सत्संग होगा यूट्यूब पे या गूगल पे? क्या मतलब ऐसा कभी पॉसिबल होगा? क्योंकि मैंने एक बार सत्संग किया हुआ है। तो संगत जी यू वोंट बिलीव, मैंने जब अपना नाम टाइप किया गूगल पे विनीता खटूजा, पहली लाइन जो आई गुरुजी ओल्ड संगत विनीता खटूजा डिवाइन सत्संग, एंड आई एम नॉट एन ओल्ड संगत बट दैट वाज गुरुजी वे। ये सब उसी प्रोसेस में हुआ। दैट वाज गुरुजी वे टू टेल मी कि कोई नया और पुराना नहीं है, एंड आई एम नॉट एन ओल्ड संगत। और उस सत्संग में भी क्लियरली मैंने ये बोला है, मेरी फर्स्ट लाइन ये है कि मैं गुरुजी से 2014 में कनेक्ट हुई हूँ। बट हुएवर डिड दैट, जिन्होंने भी ये किया या गुरुजी ने करवाया, ये मेरे लिए इतना बड़ा सत्संग था टू नो कि गुरुजी आप सब बच्चों को एक जैसा ही देखते हैं। आई एम जस्ट गॉट कनेक्टेड विद गुरुजी फ्यू ईयर्स बैक। मैं अपने आप को उस लेवल का भी नहीं मानती जो ब्लेसिंग्स गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस में जिन संगत को दिया है, बट पता नहीं गुरुजी क्या करते हैं, कैसे करते हैं। सो अनंतम शुक्राना है गुरुजी का। थैंक यू so much गुरुजी फॉर ऑल द लव, एंड थैंक यू अंकल फॉर गिविंग मी दिस चांस कि मैं सत्संग शेयर कर सकूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू टू ऑल द संगत जिन्होंने मेरे सत्संग को सुना। थैंक यू सो मच गुरुजी, ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना।